एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था अगर नारुतो फुइंजुत्सु का अमेजिंग प्रोडिजी होता तो क्या होता, अध्याय 1। और आज हम लेकर आए हैं उसी कहानी का अध्याय 2। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 2। काकाशी हाटाके को अपने जीवन के अधिकांश समय तक एक विलक्षण प्रतिभा, एक जीनियस माना जाता रहा था। कई लोगों का मानना था कि इससे वह घमंडी हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, बहुत बार असफल हुआ था, इसलिए वह कभी भी अपनी ही प्रशंसा पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि उसमें गर्व की कमी नहीं थी और उसके योंडाइम चिबी ने उसे ऐसे कुचल दिया जैसे उनकी भूमिकाएं उलट गई हों। फिलहाल वह रस्टी कुनाई में कुछ साथी जोनिन के साथ साके पी रहा था। उसकी ब्रीफिंग संक्षिप्त थी। सैंडाइम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे कि उनके दत्तक पोते ने घंटी परीक्षा पास कर ली। पिछली 3 पीढ़ियां ऐसा नहीं कर पाई थीं। काकाशी ने खुद भी यही कहा था। सैंडाइम ने बस हल्के से मुस्कुराया और अस्थायी पदोन्नति से सहमत हो गए। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या होती तो वह बाकी दोनों को पदावनत कर सकते थे। वह हम में से किसी को भी पकड़ लेता, कुरनाई ने कॉपी निंजा से कहा। वह उसकी स्थिति समझ सकती थी, क्योंकि वह भी पहले नारुतो के एक सुनियोजित जाल में फंस चुकी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि हिनाता ही एकमात्र गवाह थी। उजुमकी कुन एक विलक्षण प्रतिभा वाला है। उचिहा भी ऐसे ही हैं, पिछले साल युगा भी ऐसे ही थे। फिर भी वे घंटी की परीक्षा पास नहीं कर पाए, असुमा ने कहा, और काकाशी ने उस आदमी की अदूरदर्शी सोच पर सिर हिलाया। यहाँ तक कि कुरनाई के चेहरे पर भी थोड़ी सी नाराजगी थी। उनमें से कोई भी अपने काम में माहिर नहीं है। इस नाम का महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि जो भी ठीक ठाक विस्फोटक टैग बना लेता है खुद को सील मास्टर कहता है, लेकिन नारुतो असली काबिल है। संदाई में समा ने मुझे यही बताया था, लेकिन मैंने उस बच्चे को योजना बनाने और युद्ध के मैदान पर पूरी छूट देने का समय दिया। मुझे लगा था कि वह रात की नींद नहीं छोड़ेगा या सुबह उस जगह को जाल में फंसाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। कुरनाई को लगा कि नारुतो ने शायद शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया होगा और नींद नहीं गंवाई होगी, लेकिन अगर उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने अभी तक अपनी तकनीक का खुलासा नहीं किया था तो वह उसे बेनकाब नहीं करेगी। वैसे भी काकाशी को उनकी असली काबिलियत परखनी ही थी। वो मुस्कुराई और सोचने लगी कि नारुतो काकाशी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा। उस कुख्यात आलसी जोनिन के लिए तो कुछ दिलचस्प समय आने वाला था। परीक्षा के बाद और अपने साथियों की निराशाजनक प्रतिक्रिया के बाद सुनहरे बालों वाले उजुमकी ने थोड़ी देर घूमने का फैसला किया। उसे चलते चलते योजनाएं बनाना अच्छा लगता था। प्रशिक्षण मैदान उन जंगलों जैसे तो नहीं थे जहां वह बचपन में खेला करता था, लेकिन वे इतने मिलते जुलते थे कि उसे वैसा ही एहसास होता था। अब जब वो एक मान्यता प्राप्त सील मास्टर बन चुका था तो उसके लिए 1 या 2 विशेषज्ञता चुनने का समय आ गया था। मास्टर होने का मतलब यह नहीं था कि वो सब कुछ जानता था, यह असंभव था। लेकिन वह इतना तो जानता था कि समर्पण के साथ कोई भी उपक्षेत्र उसकी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए, और वह इस क्षेत्र में वास्तव में योगदान देने, कुछ अनूठा योगदान देने के लिए पर्याप्त स्तर पर था। उसके दादाजी ने उसे जो बताया उससे उसके माता पिता की रुचियां काफ़ी अलग अलग थीं। हालांकि इससे ये भी पता चलता था कि अगर सिर्फ फुइंजुत्सु की लड़ाई हो तो उसकी माँ उसके पिता को हरा देगी। उसने ऐसा क्यों सोचा? यकीनन हिराइशिन की शक्ति उसकी किसी भी चाल को नाकाम कर सकती थी, है ना? गलत। उसकी माँ अवरोधों में माहिर थी। ऐसे अवरोधों में, मैं अब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ नियंत्रित करती हूँ, हे नश्वर प्राणी, मुझसे डरो, इस तरह के अवरोध। उसके पास एक ऐसे अवरोध का डिज़ाइन भी था जो अंतरिक्ष समय तकनीकों को बेअसर कर सकता था। वह खुश था कि उसके दादाजी ने उसे उनके नोट्स और काम दिए। उन्होंने होकागे के खजाने में उनकी प्रतियां सुरक्षित रखी थीं, क्योंकि वे चाहते थे कि यह ज्ञान जीवित रहे और भविष्य के होकागे इसे योग्य लोगों को उपहार स्वरूप दे सकें। नारुतो अपने माता पिता से ज़रूर सीखेगा, अपने शैडो क्लोन्स के साथ उसके पास न सीखने का कोई कारण नहीं था। लेकिन वह उनके क्षेत्रों को अपनी मुख्य विशेषज्ञता नहीं बनाएगा। हालांकि वह अपने माता पिता और उनकी क्षमताओं से प्रभावित था, बल्कि कहें तो विस्मित था, लेकिन उसके ओजी-सान हमेशा से उसके हीरो रहे थे। और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले होकागे हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा अपनी पूरी क्षमता से करना चाहते थे। नारुतो भी यही चाहता था, और उसकी बाईं कलाई पर मोतियों की श्रृंखला इसकी नींव बनेगी। वह अपने सबसे करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी ये मोहरे नहीं देगा, लेकिन वह इनसे और भी आगे बढ़ सकता था। नारुतो पहला फुइंजुत्सु सिस्टम विशेषज्ञ बनना चाहता था। वो कबूतरों और कागजी फाइलों पर निर्भरता खत्म करना चाहता था। ऐसी चीज़ों पर निर्भरता खत्म करना चाहता था जिन्हें चुराया जा सकता था या जिनमें छेड़छाड़ की जा सकती थी। इसके बजाय सूचना चक्र और या बायोमेट्रिक्स के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, और यह सूचना केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिनके पास इसकी पहुंच होगी। संकटकालीन संदेश तुरंत होकागे को भेजे जाएंगे और संशोधित आदेश उतनी ही तेजी से वापस भेजे जाएंगे। इससे सूचना भंडारण और प्रसारण में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। घुसपैठ और जासूसी के तरीके भी विकसित होंगे।
अगर यह सफल रहा तो कोनोहा अधिक सुरक्षित होगा। उजुमिकी ने पहले संचार से जुड़े पहलुओं पर काम शुरू करने का फैसला किया। इसके कुछ हिस्से आसान थे, जैसे वस्तुओं को स्थानांतरित करने वाला साझा भंडारण स्क्रॉल जिसे वह पहले ही बना चुका था। मुश्किल काम ध्वनि तरंगों, आंतरिक विचारों या लिखित शब्दों को प्रसारित करने वाले डिस्प्ले को बेहतर बनाना था। इसमें फॉर्मेटिंग, स्थिरता और रेंज जैसी समस्याएं भी थीं। भले ही उसके ओजी-सान ने क्लोन के उपयोग की अधिकतम क्षमता को फिर से दोगुना कर दिया था, फिर भी यह काम जल्दी नहीं होगा, लेकिन यह मेहनत सार्थक होगी। नारुतो विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे तब तक एहसास ही नहीं हुआ कि वह किसी और के प्रशिक्षण मैदान में आ गया है, जब तक कि उसने एक तेज आवाज नहीं सुनी। सबसे युवा नारुतो कुन, शुभ दिन। माइतो गाई के तीनों जैनिन तब आश्चर्यचकित रह गए जब सुनहरे बालों वाले लड़के ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि शांत भाव से जवाब दिया, नमस्कार गाई-सान। फिर उसने चारों ओर देखा। क्या मैंने आपके प्रशिक्षण में बाधा डाली? यदि हाँ, तो क्षमा करें। मुझे जाने दीजिए। रुको, तुम वही बच्ची हो? टैंटन चिल्लाई, जिससे सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि वह शायद ही कभी इतनी ऊंची आवाज में बोलती थी। ओह, टैंटन-सान, नमस्कार। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुमने जो किया उसके बाद मुझे सिर्फ हेलो मत कहो, उसने पलटकर चिल्लाते हुए कहा। उसने क्या किया, टैंटन? ली ने पूछा, उम्मीद करते हुए कि उसने कुछ ऐसा न किया हो जो जवानी के खिलाफ हो। उसने मेरे साथ यौन संबंध बनाने की पेशकश की। इससे टीम गाई के पुरुष सदस्य असमंजस में पड़ गए। जब हम यौन रूप से परिपक्व हो गए, तुम अभी बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है कि कुछ सालों में और भी खूबसूरत हो जाओगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा प्रस्ताव रखना असभ्य होता है, जब तक मेरी दोस्त हिनाता ने मुझे बताया नहीं। अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं, नारुतो ने कहा और फिर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। आप गलती के लिए माफी मांगते हैं लेकिन प्रस्ताव के लिए नहीं? टैंटन ने उलझन में पूछा। नहीं, बड़े होने पर भी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। बस अगली बार मैं इसे और बेहतर तरीके से व्यक्त करूंगा, उसने सिर हिलाते हुए कहा। हिनाता ने एक बार कहा था कि हमेशा यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कैसे कहते हैं। किसी विचार या भावना को व्यक्त करने का तरीका मायने रखता है और अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो लोग आपके इरादे को नज़रअंदाज कर देंगे। टैंटन उस छोटे से अक्लमंद को हैरानी से देखती रह गई। वो जो कुछ भी कह रहा था, उसमें इतनी ईमानदारी और सम्मान था कि टैंटन को इस पर इतना गुस्सा आना अजीब लग रहा था। वैसे भी यह एक तरह से तारीफ ही थी और उसका इरादा तो सालों बाद ऐसा करने का था। वो उसकी सारी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसके गुरु ने इशारे से कहा कि वे उससे इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हें मेरे निकम्मे चचेरे भाई के बारे में पता है? नेजी ने पूछा। हाँ, लड़के ने तटस्थ भाव से जवाब दिया। तो आप इस बात से सहमत हैं कि वह एक असफल व्यक्ति है और हमेशा असफल ही रहेगी? मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा, नारुतो ने कहा। लड़का नारुतो की बात सुनकर उलझन में पड़ गया। तुम्हें उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, यह उसका भाग्य है। प्रतिभाशाली और असफल लोग जन्म से ही तय होते हैं, हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके लिए ऐसा भाग्य क्यों चाहोगे। नेजी की उजुमिकी के बारे में कोई खास राय नहीं थी। उसने उसे आसपास देखा तो था, लेकिन कभी उससे बात नहीं की थी। उसे लगता था कि जो भी हिनाता के साथ समय बिताना चाहेगा वो उसी की तरह बेकार होगा। लेकिन उसने सुना था कि वो लड़का संदाइमे का चहेता है और यहाँ तक कि हियाशी समा भी उसका सम्मान करते हैं, इसलिए वो दुविधा में था। अभ्यास में असफलता ही विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरे दादाजी ने कहा था कि किसी काम को हमेशा सही तरीके से करने से बहुत कम सीखने को मिलता है, नवाचार अक्सर गलतियों से सीखने से ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा प्रशिक्षण का उद्देश्य अपनी सीमाओं को पार करना ही तो है ना? वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी कुछ नहीं बन पाएगी। ये तय हो चुका है। नारुतो ने उस लड़के को देखा, उसकी नीली, भावहीन आंखें युगा की आंखों में गहराई से देख रही थीं। नारुतो कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, इसका अनुभववाद से कोई लेना देना नहीं है, और फिर मुड़कर चला गया। नेजी को जब उस गोरे लड़के की बातें समझ आईं तो वह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन दूर जाते हुए किसी पर चिल्लाना उसे मूर्खता लगती। एक स्वाभिमानी युगा ऐसा नहीं करता। उसने वादा किया कि वह जल्द ही उस नौसिखिए को भाग्य के नियम समझाएगा। ये क्या बकवास है? ली ने कहा, उसकी आवाज में जवानी का कोई भाव नहीं था। वो इतना हैरान था कि जवानी का भाव दिखना नामुमकिन था। उसने पहले कभी किसी को नेजी को इस तरह नज़रअंदाज करते या टैंटन से छेड़छाड़ करते नहीं देखा था। आखिर वो कौन था? वो उजुमिकी नारुतो कुन था, नया बना जैनिन। उसका जीवन काफी मुश्किलों भरा रहा है और इसी वजह से चीजों को समझने का उसका तरीका अनोखा है। जहां तक मुझे समझ आया, टैंटन चान, उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। शायद नहीं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। शायद, गाई ने एक अस्वाभाविक अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा।
नारुतो ने टीम गाई के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में ज़्यादा सोचे बिना शिनोबी अभिलेखागार की ओर दौड़ लगाए। इमारत काफ़ी सादी थी, गांव की अन्य इमारतों जैसी ही दिखती थी। वो अंदर दाखिल हुआ और लॉबी से होते हुए सीढ़ियों तक पहुंचा। वो इमारत के निचले हिस्से में गया और एक और गलियारे से गुजरते हुए 2 बंद दरवाजों तक पहुंचा। दरवाजे के फ्रेम के बाईं ओर एक मुहर बनी हुई थी, जिस पर नारुतो ने अपना हाथ रखा और चक्रा का प्रयोग किया। दरवाजे खुल गए और फुइंजुत्सु अनुभाग के निवासी अभिलेखागार अधिकारी ने उसका स्वागत किया। दरवाजे के आगे का कमरा कई गलियारों की ओर जाता था, जिनमें से कुछ में केवल अभिलेखागार की अधिकारी ही जा सकती थीं। दीवारें हल्के पीले रंग की थीं और रोशनी से ऐसा लग रहा था जैसे किसी अस्पताल के कमरे में कोई स्वच्छता न हो। शुभ दोपहर, नारुतो समा, काओरू ने कहा। काओरू मध्यम आयु वर्ग की, औसत कद काठी की महिला थी। उसके काले बालों में जगह जगह सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। उसने नीली कमीज, हरी बनियान और नीली पैंट वाली चूनिन की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। उसके जूते आगे से खुले हुए थे और उनमें हल्की सी हील थी। आधिकारिक तौर पर वह एक पेशेवर चूनिन थी, लेकिन असल में वह लंबे समय से सेवारत ANBU सदस्य थी, जिसे सेवानिवृत्त होने के बजाय कोनोहा के कुछ सबसे मूल्यवान ज्ञान की रक्षा के लिए चुना गया था। नारुतो ने आंखें सिकोड़ी और अपना सिर एक तरफ घुमाया। उसे पहले कभी समा कहकर नहीं बुलाया गया था। केवल उसके दादा हिनता और अयामे उसे कुन कहकर बुलाते थे, इसलिए यह उसके लिए थोड़ा अजीब था और काओरू ने यह बात समझ ली। मैं आपको समा कहकर पुकारता हूं क्योंकि कोनोहा में सील मास्टर्स का बहुत सम्मान किया जाता है। ये सम्मान उजुमकी कबीले के साथ हमारे गठबंधन से चला आ रहा है और उनके विनाश के बाद और भी बढ़ गया है। जानकार लोग आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत सम्मान रखते होंगे, नारुतो समा। ओह, उसने कहा, लेकिन हिचकिचाते हुए। हाँ, मुझे नहीं पता। मैं आमतौर पर इन सब बातों के बारे में अपने दादाजी से पूछता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मुझे समा कहकर बुलाएं, लेकिन अगर आप मुझे समा कहकर न बुलाएं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई? जी, कुछ लोग औपचारिकता पसंद नहीं करते। शायद यही वजह हो, या हो सकता है कि आपको न लगे कि आप इस सम्मानजनक उपाधि के योग्य हैं। दोनों ही बातें संभव हैं। क्या आपको कोई खास संबोधन पसंद है? अभिलेखपाल ने पूछा और नारुतो ने सोचने के लिए कुछ पल लिए। नहीं, आपको जो भी ठीक लगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ, नारुतो समा? ओजी-सान ने कहा था कि मेरे लिए क्लोन को यहाँ अध्ययन के लिए छोड़ना ठीक रहेगा और मैं अब ऐसा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस बारे में सूचित किया है। हाँ, आज आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? अंतरिक्ष समय फुइंजुत्सु। मैं अभी इस पर काम शुरू कर दूंगी। उस गलियारे के ठीक नीचे एक निजी कमरा है, काओरू ने अपने बाईं ओर के गलियारे की ओर इशारा करते हुए कहा, और दाईं ओर भी। मैं सामग्री तुरंत ले आऊंगी। धन्यवाद, काओरू-सान। उसके ओजी-सान ने उसे बता दिया था कि कौन उसकी मदद करेगा, इसलिए औपचारिक परिचय की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभिलेखागार अधिकारी ने सिर हिलाया और उसके पीछे गलियारे की ओर चली गई। नारुतो ने 15 क्लोन बुलाए और उन्हें निर्देशानुसार कमरे में भेज दिया। फिर वो बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। आज उसे कुछ और काम करने थे और उसे अपने क्लोनों पर पूरा भरोसा था कि वे उन्हें लगन से पूरा करेंगे। नारुतो सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। इस बार वो दूसरी मंजिल पर गया। उसने शिनोबी अभिलेखागार के जैनिन भाग के दरवाजे से प्रवेश किया। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो गई क्योंकि उसने अपनी आवश्यकता पहले ही बता दी थी। नारुतो का एक हिस्सा निंजुत्सु सीखना चाहता था, लेकिन अकादमी में 3 के अलावा केवल एक ही अतिरिक्त निंजुत्सु सीखने का अवसर था, इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने गुरुजी द्वारा टीम को सिखाए जाने वाले नए निंजुत्सु का इंतजार करना चाहिए। हाटाके गुरुजी कॉपी निंजा थे, निश्चित रूप से वे उन्हें कई तरह के निंजुत्सु सिखाएंगे। हालांकि एक ऐसा जुत्सु था जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसे किसी भी समय पूरे गांव में यात्रा करनी पड़ सकती थी। इसीलिए उसके दादाजी ने उसे शुनशिन सीखने की अनुमति दी। ये सुनकर वो बहुत उत्साहित हुआ और उसने अपने दादाजी को ये बात बताई। दयालु होकागे मुस्कुराए और कहा कि युवा निंजा अक्सर नए जुत्सु सीखना पसंद करते हैं, ये सामान्य बात है। दूसरी वस्तु नाओरी उचिहा की एक किताब थी जिसका नाम था भ्रमों का सत्य। उसने टोका संजू की किताब और अकादमी के छात्रों के लिए उपलब्ध कुछ अन्य मार्गदर्शिकाएं कई बार पढ़ी थीं, हालांकि वे सभी संजू की किताब से कम उपयोगी थीं। उसे उम्मीद थी कि यह किताब मायावी कलाओं और यिन रिलीज के बारे में उसके ज्ञान को और बढ़ाएगी। नारुतो ने सोचा कि उसके सूचना संचारण चिन्हों को यिन रिलीज का उपयोग करने में कुशल होना होगा क्योंकि यह सूचना देने के लिए चक्र से निर्मित या कोडित होता है। उसने अब तक अपने फुइन मोतियों से अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसे और बेहतर होने की आवश्यकता थी। एक सच्चाई ये भी थी कि चक्रा के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह बता सकता था कि उसके पास बहुत अधिक चक्रा है। उसने इसे दबाना नहीं सीखा था, बस इतना ही कि जिन जानवरों का वह शिकार करता था उन्हें इसका पता न चले। लेकिन यही उसकी चाल थी।
अगर लोग उसके चक्रा को महसूस कर लेते तो वे कभी यह अनुमान नहीं लगा पाते कि वह जैनजुत्सु कर सकता है, और जब तक उन्हें इसका एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि छल एक ऐसा खेल है जिसमें कई परतें होती हैं। एक शिनोबी को अनुमान लगाने में धीमा और पुष्टि करने में तेज होना चाहिए, और नारुतो उज़ुमकी एक साधारण शिनोबी नहीं था। हालांकि नारुतो ने हिनाता के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान यूही-सान के साथ समय बिताया था, लेकिन उनकी विशेषज्ञता पर निर्भर रहना उसे अनुचित लगा क्योंकि यूही-सान को हिनाता की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, नारुतो के लिए नहीं। नारुतो के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा, और उसने इन शर्तों पर कोई सौदा शुरू नहीं किया। जब उसने मिशन लेना शुरू किया तो उसे उम्मीद थी कि जब यूही-सान खाली होंगी तब उसे उनसे कुछ समय मिल जाएगा। उसने अपना सामान लिया और दोपहर का खाना खाने के इरादे से इमारत से बाहर निकल गया। चलते चलते उसने अपनी किताब खोल रखी थी और पढ़ रहा था। वह लगभग सभी बाधाओं से बच गया था, लेकिन दुर्भाग्य से एक लापरवाह महिला उसके रास्ते में आ गई और तेजी से भागते हुए नारुतो को टक्कर मार दी। एक लंबे कद के व्यक्ति के टकराने से वह चौंक गया। किताब उसके चेहरे से दब गई थी, इसलिए वह कुछ देख नहीं पा रहा था। झट से उसे उठाया गया और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। धत तेरे की, माफ करना गकी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, उस औरत ने कहा। अब जब नारुतो उसे देख सकता था तो उसे उसके ऊपर होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बैंगनी बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसने एक भूरे रंग का ट्रेंच कोट पहना था जिसके नीचे एक मेसी शर्ट और नारंगी स्कर्ट थी जिसे नीली बेल्ट से बांधा गया था। वो बहुत आकर्षक थी। हालांकि नारुतो ने यह बात कहने से खुद को रोका, पर उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। अनको ने उसे घूरते हुए देख लिया। जो तुम देख रहे हो वो पसंद आया ना गकी? हाँ, तुम बहुत आकर्षक हो। उसने यह बात खुद नहीं कही, बल्कि उसने खुद पूछी ताकि वह यूही-सान की सलाह के खिलाफ ना जाए। अरे वाह, क्या तुम्हें अनको चांद पर क्रश है? तुम मेरे लिए थोड़े छोटे हो यार। क्रश मतलब दीवानगी? अभी तो नहीं अनको-सान। और जैसा कि आपने कहा, उम्र का इतना अंतर अभी ठीक नहीं है। वैसे मैं लगभग 4 साल में यौन रूप से परिपक्व हो जाऊंगा, और मेरी समझ से उस उम्र में उम्र के बड़े अंतर वाले रिश्तों को बुरा नहीं माना जाता। अगर मुझे आप पर क्रश हो जाए तो मैं आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप चाहें तो। अनको ने लड़के की ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या वो सच में गंभीर है या मजाक कर रहा है। उसके चेहरे पर धोखे का कोई निशान नहीं था। वह हद से ज्यादा गंभीर था, लेकिन अनको के मजाक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अनको को इसकी आदत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। 4 साल शिनोबी के लिए एक जीवन काल के बराबर होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अच्छे और मजबूत बनोगे तो मैं इस पर विचार करूंगी। अनको ने आंख मारते हुए अपनी बात खत्म की। उसे उम्मीद नहीं थी कि गकी अपना हाथ इस तरह बढ़ाएगा जैसे वह उससे हाथ मिलाना चाहता हो। मेरा मानना है कि वे शर्तें उचित हैं, और मुझे लगता है कि हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अनको ने बच्चे के व्यवहार से चौंक कर उसका हाथ थाम लिया। हाँ जरूर। उन्होंने हाथ मिलाया और अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तभी उस लड़के ने दोबारा आवाज दी, ओह, क्या मैं कभी आपका चित्र बना सकता हूँ? रेखा चित्र बनाना उसका एक और शौक बन गया था। कला के बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद वह निष्क्रिय रहने से ऊब गया था। जब उसने अपने दादाजी को अपने कुछ पुराने काम दिखाए, आलोचना या सुधार के सुझावों की तलाश में, तो उसे वे मिल गए। यह अजीब था। उसके दादाजी के चेहरे पर पूरे समय एक छोटी सी टेढ़ी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने नारुतो को इसका कारण नहीं बताया। क्या तुम मुझे अभी से नंगा करना चाहते हो? अनको ने पलटकर जवाब दिया। अगर आप चाहें तो ही, लेकिन ये कोई मिशन नहीं हो सकता। ओजी-सान ने इस बारे में साफ साफ कहा था। इसी वजह से मैंने अपना सेक्सी जुत्सु टाल दिया। क्या ये बातचीत मेरे दिमाग को खराब कर रही है यार? आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में फिर मिलेंगे, ठीक है? जरूर। वैसे मेरा नाम उज़ुमकी नारुतो है। मुझे पता है गकी, उसने कहा और शून्य करके चली गई। नारुतो को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि वह जानती थी, लोग अक्सर उसे पहचान लेते थे। उस बातचीत को नज़रअंदाज करते हुए नारुतो दोपहर के भोजन के लिए इचिराकु गया और कई तरह के रामेन के कटोरे खाए। पेट भर जाने और उदारतापूर्वक टिप और हार्दिक धन्यवाद देने के बाद नारुतो अपने अगले गंतव्य यामानाका फ्लावर्स के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने काउंटर के पीछे कबीले के मुखिया को देखा। बहुत बढ़िया उज़ुमकी, उसने संक्षिप्त रूप से कहा। नमस्कार यामानाका-सान, मैं यहाँ एक पौधा खरीदने आया हूँ। ओह, किसी और की बेटी को बहकाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं महोदय, मैंने किसी को भी बहकाने का कोई आदेश नहीं दिया है। तब तक शायद मैं चूनिन बन जाऊंगी। इनोइची नारुतो की हालत के बारे में जानता था और उसने सालों तक इस पर अध्ययन किया था। अपने अति सुरक्षात्मक पिता वाले स्वभाव के बीच उस जानकारी को संतुलित करना उसके लिए मुश्किल था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह नहीं जानता था कि बच्चा उसकी नाराजगी से अनजान है या उसे बस कोई फर्क नहीं पड़ता।
मानसिक जुत्सु विशेषज्ञ फिर से जवाब देने ही वाला था कि तभी एक और व्यक्ति उसकी दुकान में दाखिल हुआ और उसने जवाब देने से उसे रोक दिया। हाय पापा, इन्होंने ऑपरेटर और ग्राहक की तरफ पीट करके कहा, क्योंकि उसने दरवाज़ा अपनी पीठ से खोला था। जब वो अपने पिता की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि सुनहरे बालों वाला उजुमकी वहां मौजूद था। और हेलो नारुतो-कुन, इनोइची का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। नमस्ते इनो-सान। आपको मुझे इनो-चान कहना चाहिए, हम दोस्त हैं। क्या हम हैं? नारुतो ने अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए कहा। उसे नहीं लगता था कि वे हैं, क्योंकि वे कक्षा में शायद ही कभी बोलते थे और कक्षा के बाहर तो कभी बोलते ही नहीं थे। बिल्कुल बेवकूफ़, इनो का ये कहना बिल्कुल भी दिल से नहीं था। वो अक्सर नारुतो को मुंहफट और थोड़ा अटपटा समझती थी, लेकिन नारुतो के प्रस्ताव ने उसे एक दूसरा विकल्प दे दिया अगर वह सासुके को पाने में नाकाम रहती। नारुतो ने बस कंधे उचका दिए, उसे पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि वे भविष्य में दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम यहाँ किसी कारण से नहीं आए हो? इनोइची ने कुछ असभ्य लहजे में पूछा, लेकिन नारुतो ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बस उस आदमी को एक पर्ची थमा दी। मुझे इसकी ज़रूरत है। इनोची ने कागज़ पर एक नज़र डाली, सिर हिलाया और फिर पीछे की ओर चला गया जहाँ उसका सामान रखा था। नारुतो-कुन, तुम क्या ले रहे हो? हिनता के लिए एक उपहार। ओह, क्या मैं पहले ही इतना पीछे रह गया हूँ? नारुतो ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम हिनता को तोहफे दे रहे हो, इनो-चान के बारे में क्या? ओह, मुझे तो आज ही पता चला कि हम दोस्त हैं और मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। फिर नारुतो सोचने लगा कि उसकी नई दोस्त क्या चाहेगी। वह हिनता के लिए उपहार ले रहा था क्योंकि उसके कबीले से उसे प्रशंसा या प्रोत्साहन का कोई खास तोहफा नहीं मिलता था, बल्कि आलोचना ही मिलती थी या फिर बिल्कुल भी नहीं। चूंकि इनो-चान भी इसी तरह का उपहार चाहती थी, इसलिए वो उन मौक़ों के उदाहरण याद कर रहा था जब उसने लोगों को प्रोत्साहन देते या प्रशंसा करते देखा था, और तभी उसे एक विचार आया। बिना हिचकिचाए नारुतो इनो के पास गया और उसके गाल पर चुंबन कर दिया। जैनिन बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई, इनो-चान। यामानाका की वारिस अचानक से हैरान रह गई। वो उजुमकी को चिढ़ा रही थी, हालांकि उसे एहसास हुआ कि उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उनके छोटे से खेल को इतना रोमांचक बना देगा। अब वह क्या कहती? इनोइची गमले में लगी हुई और परिवहन के लिए तैयार वस्तु लेकर लौटा। नारुतो ने भुगतान किया और यामानाका परिवार को शुभ दोपहर कहकर चला गया। इनोइची ने देखा कि इनो चुप थी और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। इनो-चान, क्या हुआ? उसने मुझे चूमा, उसने अन्य ढंग से फुसफुसाया, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता की आंखों में एक घातक चमक आ गई थी। इनो चालाक उजुमकी पर पलटवार करने की योजना बनाते हुए घर जाने के लिए दुकान से निकल गई। शुनशिन का अभ्यास करने के लिए 5 क्लोन बनाने के बाद नारुतो युगा परिसर की ओर चल पड़ा। वे दौड़कर प्रशिक्षण मैदान 3 पर पहुंचे और नारुतो अपने दोस्त के विशाल और अलंकृत घर की ओर बढ़ा। गार्डों ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि वे उसकी उपस्थिति के आदी थे। कई महीनों के साथ प्रशिक्षण के बाद हिनता की प्रगति और बढ़ता आत्मविश्वास आज मिले धार्मिक कट्टरपंथी नारुतो के अलावा किसी और के लिए भी स्पष्ट था। जब उन्हें पता चला कि कौन कौन से लोग उत्तराधिकारी को उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करने में मदद कर रहे हैं, तो वे उसके देखभालकर्ता और साथी के प्रति नर्म हो गए। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया कि इस प्रभाव के लिए 2 बाहरी लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या हियाशी और उनके तरीके उतने अचूक नहीं थे जितना वे मानते थे। नारुतो एक आम सभा कक्ष में इंतजार कर रहा था, जहां मेहमानों का स्वागत किया जाता था। ये चावल के कागज से बना एक बहुत ही साधारण कमरा था। हिनता आई और मुस्कुराते हुए नारुतो का अभिवादन किया। नमस्ते नारुतो-कुन। नमस्ते हिनता, उसने कहा और मुस्कुराया। मैं तुम्हें यूही-सान की परीक्षा पास करने पर बधाई के रूप में ये देना चाहता था। नारुतो ने उसे एक पौधा देते हुए कहा। ये बिल्कुल उकी-सान जैसा है, उसने बाद में कहा। हाँ, धन्यवाद नारुतो-कुन। मुझे उम्मीद है कि मैं भी इसकी उतनी ही अच्छी देखभाल कर सकूंगी जितनी आप उकी-सान की करते हैं। हिनता ने जवाब दिया, क्योंकि वह नारुतो के पौधे, पालतू जानवर के बारे में काफ़ी समय से जानती थी। क्या आपके पास थोड़ी देर अभ्यास करने का समय है? हाय, ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में रख देती हूँ और हम डोजो की ओर चल सकते हैं। हिनता अपने कमरे के लिए चली गई और कुछ क्षण बाद राख जैसे भूरे रंग की ट्रेनिंग गी पहने वापस आए। दोनों एक खाली ट्रेनिंग रूम में गए, जिसे हियाशी ने उनके लिए तब खाली कर दिया था जब भी वे ट्रेनिंग करना चाहते थे। स्लाइडिंग दरवाजा बंद करने के बाद नारुतो ने कई हैंड सील्स बनाए और फर्श पर एक सील थोड़ी देर के लिए चमक उठी। हिनता ने अपनी जगह ली और मुस्कुराते हुए क्लासिक जेंटल फिस्ट मुद्रा अपनाई। नारुतो उसकी ओर बढ़ा और उत्तराधिकारी से लगभग 7 फीट की दूरी पर रुक गया। वह अपनी मुद्रा में आ गया, उसके घुटने मुड़े हुए थे और पैर कंधे की चौड़ाई से थोड़ा कम दूरी पर थे। वो कमर से थोड़ा आगे झुका हुआ था और उसके हाथ ऊपर थे। वो लक्ष्यों को सीमित करने के लिए बगल में मुड़ा हुआ था।
उज़ुमकी धीरे धीरे हिनाता के करीब आने लगा और दूरी कम करने लगा। हिनाता ने उसे मौका न देते हुए आगे बढ़कर उसके कंधे पर हथेली से वार किया। नारुतो ने अपना पिछला पैर पीछे खिसकाया और पीछे की ओर झुकते हुए अपने अगले हाथ से वार को दूर धकेल दिया। वार को रोकने में वह कामयाब रहा और हिनाता ने अपने पिछले पैर से बीच की किक मारी। हिनाता पीछे हट गई और नारुतो की किक उसे बिल्कुल नहीं लगी। चूंकि उसकी गति उतनी तेज नहीं थी, इसलिए नारुतो किक को रोककर अपना पैर वापस जमीन पर टिका सका। पूरी तरह से वार करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस तरह वह बचाव की मुद्रा में आ गया। ये सौभाग्य की बात थी क्योंकि हिनाता ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर दिया। हिनाता ने हमला किया और झुककर नारुतो के पैर पर वार करने की कोशिश की। उज़ुमकी ने अपना अगला पैर उठाकर उसके वार से खुद को बचाया और फिर उसने अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल किया। वह न तो हिनाता की घूमती हुई किक को चकमा दे सका और न ही रोक सका, जो उसके पेट पर लगी और उसे हिनाता से दूर धकेल दिया। हिनाता ने नारुतो को बख्शने का इरादा नहीं किया और आगे बढ़ती रही। नारुतो ने अपनी तर्जनी और अनामिका उंगलियों के साथ साथ अंगूठे में चक्रा प्रवाहित किया और अपने दाहिने हाथ से एक अस्थायी आधार बनाया। नारुतो घूमा और सहज रूप से दोनों पैरों से वार करके उसे नीचे गिराने की कोशिश की। हिनाता हैरान रह गई क्योंकि वह उसके योजनाबद्ध हमले से बच निकला और उसे नीचे गिरा दिया। हिनाता और नारुतो के अभ्यास सत्र अक्सर हाथापाई में बदल जाते थे। हिनाता की प्रहार करने की क्षमता, एक बार जब उसका आत्मविश्वास और संदेह दूर हो गया, तो बहुत अच्छी हो गई और नारुतो अक्सर इसका फायदा उठाना पसंद करता था। इसी वजह से हिनाता ने भी जियू जित्सु नामक एक कुश्ती कला का अध्ययन शुरू किया और अपनी स्वाभाविक फुर्ती और लचीलेपन के कारण वह इसमें माहिर हो गई। उसने नारुतो के साथ अपनी दूरी कम कर ली, ठीक वैसे ही जैसे नारुतो ने खड़े होकर अभ्यास करते हुए उसके साथ दूरी कम कर ली थी। इसलिए हिनाता को नीचे गिराए जाने पर ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह पूरी तरह से माउंट पोजीशन छोड़ने से बच गई थी। नारुतो साइड माउंट पोजीशन में आ गया। उसका शरीर हिनाता के शरीर के लंबवत था और उसने हिनाता की कलाई पकड़ ली। जमीन पर होने पर भी युगा को अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल करने देना एक भयानक गलती थी। नारुतो किमुरा लॉक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिनाता के घुटने से बचने के लिए उसे हिनाता से दूर हटना पड़ा। युगा की वारिस पलटी और फिर से खड़ी हो गई और दोबारा हमला करने लगी। नारुतो नीचे झुककर हिनाता के हथेली के वार और उंगलियों के धक्कों से बचता रहा। उसने हिनाता के हमले में एक मौका देखा और तेजी से उठकर अपनी बाह से उसे मारने की कोशिश की। हिनाता पीछे की ओर लड़खड़ा गई, जिससे वह नारुतो की पकड़ और उसके बाद पड़ने वाले घुटने के वार से खुद को बचा नहीं पाए। हिनाता के आगे झुकने का फायदा उठाते हुए नारुतो ने उसे फायरमैन कैरी की तरह उठाने की कोशिश की। एक हाथ हिनाता के पैरों के बीच में डाला और उसके शरीर का भार अपनी पीठ पर, अपने कंधों के ऊपर स्थानांतरित करने का प्रयास किया। हिनाता ने हिनाता के हमले को भांप लिया और पलट गई, फिर अपने पैरों से नारुतो की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। नारुतो ने हिनाता के पैरों से खुद को छुड़ाया और उसके पीछे आने वाली लात को पकड़ लिया। तभी उसने देखा कि हिनाता के पैरों में नेल पॉलिश लगी हुई थी, गहरे नीले रंग की, जो देखने में अच्छी लग रही थी। वह इतना विचलित था कि अपने सिर पर आने वाली लात से बचने के लिए वह लगभग झुक ही नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिनाता उसी पैर पर गिरेगी जिससे उसने लात मारने की कोशिश की थी, या फिर वह दोबारा लात मारकर उसकी छाती पर वार करेगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और संभलने से पहले ही उसने अपनी उंगली अपनी कनपटी पर रख ली। मैं जीत गई, हिनाता ने मुस्कुराते हुए कहा। नारुतो ने बस सिर हिलाया। सीने में दर्द के कारण उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन दर्द जल्दी ही कम हो रहा था। दोनों अभ्यास के चटाइयों से हटकर डोजो के एक कोने में चले गए और बैठ गए। अपनी आदत के अनुसार दोनों ने अपने फूइन मोतियों को सिंक्रोनाइज किया और अपने अभ्यास को दोबारा देखने लगे। नारुतो ने जो सील शुरू में सक्रिय की थी, वह मोशन कैप्चर का एक संशोधित रूप था और नारुतो ने अपने एक फूइन मोती तक जानकारी पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया था। चूंकि हिनाता के पास भी वही सील थी, इसलिए वे दोनों एक ही रिकॉर्डिंग देख सकते थे, लेकिन केवल वे ही देख सकते थे। वे उनके मुकाबलों को देखते और उनकी कमियों के साथ साथ सुधारों को भी देखते। हिनाता ने गौर किया कि नारुतो को अपने संतुलन पर और काम करने की जरूरत है और नारुतो ने भी इस बात से सहमति जताई। हिनाता को उन विरोधियों से निपटने का अभ्यास करना था जो अक्सर अपनी गति बदलते रहते थे, क्योंकि उसकी धारणा थी कि लोग सीधे खड़े होते हैं। जैसे जैसे मुकाबला समाप्त होने वाला था, उन्होंने और भी कई बातों पर गौर किया और हिनाता ने एक बात देखी। नारुतो-कुन, जब तुमने मेरी लात पकड़ी तो तुम्हारा ध्यान किस बात पर गया था? अरे वाह, आपके नाखूनों पर नेल पॉलिश। मुझे याद नहीं कि आपने कभी लगाई हो। यह आप पर अच्छी लग रही है। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, लेकिन कुरनाई सेंसेई और मैं आधिकारिक टीम बनने की खुशी में जल्दी से पेडिक्योर करवाने गए थे। यूही-सान ने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारा पौधा भी बहुत अच्छा था, नारुतो-कुन। मुझे वो बहुत पसंद आया। शुक्रिया। हिनाता, मेरा एक सवाल है,
वारिस ने बस सिर हिलाया और नारुतो समझ गया कि अब आगे बात करना ठीक है। दरअसल आज जब मैं तुम्हारे लिए तोहफा खरीद रहा था तो इनो-चान आई और उसने कहा कि हम दोस्त हैं और मुझे उसे चान कहकर बुलाना चाहिए। और उससे पहले मैं और यह महिला अचानक एक दूसरे से टकरा गए और उसने भी खुद को चान कहा। मुझे उनसे उतनी करीबी नहीं लगती, तुम्हारे जैसी नहीं, तो क्या मैं तुम्हें चान कह सकता हूँ? हिनता अपने दोस्त के इस अनुरोध पर मुस्कुराई। ये बिल्कुल नारुतो कुन जैसा था। बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि इनो-सान और आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। मुझे भी नहीं पता था, उसने बस इतना बताया कि हम उसके परिवार की फूलों की दुकान में हैं। ओह, हिनता ने कहा, लेकिन उसने यामानाका से अपनी सबसे अच्छी दोस्त का किसी भी कारण से फ़ायदा उठाने के बारे में बात करने का निश्चय किया। क्या आप दूसरा राउंड खेलना चाहेंगे? हाय, दोनों मैट पर वापस लौटे और आमने सामने आ गए। दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें देखा जा रहा है। दिन बहुत लंबा था, मानो उसके लिए दिन और भी लंबे होते जा रहे थे। उसे कुर्सी पर बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इतने सारे बोझ उसके कंधों पर अभी भी थे। उसने सोचा कि अपने भटके हुए छात्रों को वापस कैसे लाया जाए ताकि उनमें से कोई एक कुर्सी संभाल सके। अगर वह 20 साल छोटा होता तो वह जानता था कि वह इस पद के लिए किसे तैयार करता, एक ऐसा लड़का जिसमें आग जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मानो वह वास्तविकता को ही चुनौती दे रहा हो। अपने पसंदीदा सुनहरे बालों वाले लड़के के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह भले ही उसका आधिकारिक छात्र न हो, लेकिन हिरुज़ेन ने उसे जो थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था, उससे नारुतो ने बहुत कुछ सीखा था और उसने ज्ञान के हर अंश को अपनी पूरी क्षमता से आत्मसात किया था। उसने अपने फुइनजुत्सु और कल्पना की अद्भुत रचना फुइनजुत्सु की मोतियों को देखा। इस यंत्र ने उसे फिर से प्रशिक्षण शुरू करने के लिए प्रेरित किया था और वह फर्क देख सकता था। एक बच्चे के लिए अन्य शिनोबी कलाओं को अपनी सीलिंग तकनीक में सहजता से मिलाना वाकई प्रशंसा के योग्य था। हालांकि नारुतो को गर्व था, हिरुज़ेन को लगा कि वह अपनी इस रचना की अहमियत को पूरी तरह नहीं समझता। हिरुज़ेन ने अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच एक मोती को घुमाया। शायद यही वो चीज़ हो जो उन्हें वापस ले आए। जिरैया को सीलिंग बहुत पसंद थी। अपने धर्मपुत्र को अपना ज्ञान देने का मौका और कुछ सचमुच नया देखना उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा देता। जहां तक सुनाडे की बात है, उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। क्या वो एक पूरी तरह से काम करने वाली सहायक चक्र प्रणाली को व्यवहार में देखने से इनकार कर सकती थी? क्या वो देख सकती थी कि उनके बुनियादी निदान संबंधी जुत्सु का इस्तेमाल ऐसे तरीके से किया जा रहा है जिसके बारे में लगभग किसी ने सोचा भी नहीं था? एक असली मेडिकल निंजा कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धन और लोगों के साथ मेडिकल निंजुत्सु और फोइनजुत्सु में उन्नति का आकर्षण। वो इस मोहक पुकार का लंबे समय तक विरोध नहीं कर सकती थीं। उन्होंने वादा किया कि वो सुबह उन दोनों को वापस बुलाने के लिए अपने नोटिस पर काम शुरू कर देंगे। वो थके हुए थे और अपने दूसरे पोते के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। जैसे ही वो अपना काम समेट रहे थे, उन्हें सूचना मिली कि कोई उनसे मिलने आया है। उनके सहायक के लहजे से ही उन्हें पता चल गया कि नारुतो है और वह उस सुनहरे बालों वाले लड़के के लिए समय निकालने को तैयार थे। नवशिक्षित जैनिन अंदर आया और हमेशा की तरह हिरुज़ेन को हाय ओजी-सान कहकर अभिवादन किया और बैठ गया। हिरुज़ेन ने भी उसे अभिवादन किया और प्रतीक्षा करने लगे। ओजी-सान, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब जल्दी मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, नारुतो-कुन, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम में यौन विकृति विकसित हो रही है? हिरुज़ेन ने बस अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और आह भरी। ये लड़का चाहकर भी उबाऊ नहीं हो सकता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए और मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।